नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के सीएसटी से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुफ्त के तोहफों की घोषणाओं और रेवड़ी कल्चर से जुड़ी खबर के साथ, जिस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले तंज पर अरविंद केजरीवाल ने तीखे सवाल किए हैं कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। केजरीवाल ने पूछा है कि केंद्र सरकार का पैसा कहां गया, ऐसा क्या हुआ कि सरकार सैनिकों की पेंशन भी नहीं दे पा रही है। पेट्रोल डीजल के टैक्स से सालाना 3.5 लाख करोड़ की कमाई हो रही है, तो आखिर पैसा कहां जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया है। अमीरों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। केजरीवाल के आरोपों से भड़की बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देती है, 200 करोड़ कोरोना के टीके लगाए गए हैं, किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों की मदद की जाती है, यहाँ खर्च होता है पैसा। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए, इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक और चीज पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल। अरविंद केजरीवाल आकर झूठ की लगा रहे हैं रेल, और जो करते हैं ये वादा उसका पूरा नहीं किया आधा। 2 साल से जो 80 करोड़ भारतीय हैं उनको कोविड की महामारी में मुफ्त राशन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये सपना देखा तो उसको पूरा करके दिखाया मोदी जी ने। 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। साल में 3 बार 2000 की किश्त मिलती है, करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए। मैंने 200 करोड़ टीके मुफ्त लगाए गए, इसका जिक्र भी करा है। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है, तो बीजेपी ने आरोप ये लगाए हैं कि उपराष्ट्रपति पद न मिलने की वजह से नीतीश कुमार नाराज थे। उधर ये कयास भी लग रहे हैं कि 2024 में नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से कहा है कि जब नरेंद्र मोदी पीएम बन सकते हैं तो नीतीश कुमार रहेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर कहा कि ईडी, सीबीआई हमारे घर पर ही ऑफिस खोल ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उन्हें निमंत्रण भी दूंगा। ये बात कौन कब क्या रहेगा नहीं रहेगा, जो ऑपोजिशन के फेस का क्वेश्चन है, आपने कहा कि इट इज अप टू नीतीश जी, ऑफ कोर्स इट्स अप टू हिम, बट इन योर ओपिनियन is he somebody who would be best placed to lead an opposition alliance? There are so many claimants to that job. He has experience, he has administration experience, he has a social experience, he's been except Rajya Sabha, he's been into all the houses, he was a union minister. So he's qualified. Yes, obviously. Tell me, compare anyone. If Narendra Modi ji can become PM, then why not Nitish ji? Anyone can become PM. If he can become PM, then anyone can become PM. आपको ईडी का डर नहीं लगता? वो ऑफिस खोल ले हमारे घर पे, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो that's not a problem. I can give them a message through your channel. I'll give them an invitation. Please to ED, CBI, income tax, please come and stay as long as you want to. क्यों आप 2 महीने बाद छापे मारते रहते हो? यही रहो ना। अपॉर्चुनिटी खाली महागठबंधन के लिए नहीं है बिहार में, इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी
for the entire opposition, isn't it? Ahead of 2024. आप मुझे बताइए that what does this development mean for opposition politics in 2024? लोग कहते हैं कि नीतीश जी एक consensus candidate बन सकते हैं opposition के. He's a tall leader, हिंदी heartland state, clean image, non-Congress. तो क्या आपको लगता है कि उनको ऐसा रोल निभाना चाहिए? ये पहले भी पूछा गया था और मैंने जवाब भी दिया कि ये नीतीश कुमार जी पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन जो बिहार ने करके दिखाया है ये पूरे देश में इसका संदेश क्या है, मैसेज क्या है। आज जहाँ ऑपोजिशन की जहाँ सरकारें हैं वहाँ वो बीजेपी के लोग तोड़ रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, चाहे धन या बल के ज़रिए। लेकिन बिहार में जहाँ एक ऐसा काम करके दिखाया है जो एक मैसेज पूरे देश में गया है कि आप लड़िए, आप खड़े रहिए, आप डरो मत। और वाकई में आप कह सकते हैं दिस विल वर्क एज अ बूस्टर टू द ऑपोजिशन ऑल ओवर द कंट्री। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार शपथ लेने के फौरन बाद विपक्ष से नीतीश कुमार ने एकजुट होने की राष्ट्रीय स्तर पर अपील की, जिससे विपक्षी खेमे में सुगबुगाहट है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश विपक्षी एकता की नई धुरी बन सकते हैं। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। क्या नीतीश के इस बयान के बाद विपक्षी एकता की कवायद फिर से शुरू होगी और क्या नीतीश इसके केंद्र में हो सकते हैं? तेजस्वी यादव मानते हैं कि नीतीश में प्रधानमंत्री होने की क्षमता है। इफ नरेंद्र मोदी जी कैन बिकम पीएम देन व्हाई नॉट नीतीश जी? बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश थी वह बनने से पहले ही बिखर गई। अब तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेता मानते हैं पहले चेहरा नहीं मुद्दा तय हो। यहाँ पे लीडर फेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक कॉमन एजेंडा बने, सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। सब अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, पर जब प्रधानमंत्री की बात हो या लड़ाई लड़ने की बात हो, लीड अगर करेगी तो एक नेशनल पार्टी में मैं मानती हूँ कि एक नेशनल पार्टी को ऑपोजिशन लीड करना चाहिए। अगर एक दर्जन यही बात राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप सुखेंदु शेखर रॉय ने एनडीटीवी से कही। दरअसल विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा नेतृत्व का सवाल है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार कई हैं, नीतीश के अलावा पवार, ममता, चंद्रशेखर राव और कांग्रेस भी है। 2015 की बात अलग थी, क्योंकि 15 में वो एक राजनीतिक माहौल, वो एक अलग प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, तो उसका जो एक्सट्रापोलेशन है बियॉन्ड बिहार वो कहीं ज़्यादा था बजाय इसके। ये जो फॉर्मेशन है इसको लोग बिहार में ये कितना इफेक्टिवली इसको बनाकर चला पाते हैं और सरकार जो अभी तक चल रही थी उससे कितनी बेहतर या बदतर आगे चलेगी, ये उस पर डिपेंड कर। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर जाने के बाद अब एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो रही है। हाल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी एकता के बिखरने के बाद अब कई विपक्षी दल के नेता ये मानते हैं कि लीडर या फेस की जगह ये बेहतर होगा कि विपक्षी दल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का एक स्थायी मोर्चा तैयार किया जा सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कोशिश ये है, सरकार का प्रयास ये है कि 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराया जाए, लेकिन इस अभियान को लेकर विवाद भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे लेकर झंडे बांट रहे हैं। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये बीजेपी का हापुड़ कार्यालय है। जिला अध्यक्ष उमेश राणा बाकायदा दुकान लगाकर तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। कीमत है 20 रुपए प्रति झंडा। बीजेपी के दफ्तर पर बाकायदा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि ये झंडा विक्रय केंद्र है। हमारे प्रदेश कार्यालय से हमको 1000 झंडे मिले थे। वो इसलिए कि आम जनमानस को यदि बाजार में कोई झंडा तिरंगा उपलब्ध ना हो
तो भाजपा कार्यालय से आकर के वो खरीद सकता है। उसकी कीमत 20 रुपये पार्टी ने तय की थी और लगभग 850 के करीब तिरंगों की बिक्री हो चुकी है। सिर्फ हापुड़ ही नहीं, यूपी में कई और जिले हैं जहां बीजेपी के दफ्तरों पर कार्यकर्ता झंडे बेच रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय की है, जहां फूलों के साथ झंडा विक्रय केंद्र खोला गया है। यूपी बीजेपी के कार्यालय से बकायदा सभी जिला कार्यालयों को नोटिस भेजा गया, जिसमें साफ लिखा है कि सभी बीजेपी के जिला कार्यालयों को 1000 झंडे भेजे जा रहे हैं। ये झंडे 20 रुपए दर से बेचे जाएं और झंडे बेचकर जो पैसे आए उनका हिसाब भी रखा जाए। आज के दिन बीजेपी के झंडा विक्रय केंद्रों पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं। भाजपा बताए झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। सरकार का ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा है, बहुत अच्छी बात है। लोग उत्साहित हैं, अपने घरों पर झंडा लगा रहे हैं। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे बेचने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठते हैं। और बड़ी बात यही है कि अब भी देश में करोड़ों गरीब हैं, उन्हें मुफ्त में झंडा दिया जाए ताकि वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये नेता झंडे बेचते नजर आते हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है। हापुड़ में सहयोगी अदनान, इलाहाबाद में नितिन के साथ हापुड़ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चीन ने IC-814 हाईजैक के अलावा कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे अब्दुल रऊफ अजहर को UNSC सैंक्शंस कमेटी में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित करने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए चीन ने इस प्रस्ताव को टेक्निकल होल्ड पर रखा है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी 1267 की बैठक में बुधवार को अमेरिका और भारत ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के तौर पर नामित करने का प्रस्ताव दिया। चीन ने अपना वीटो इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को रोक दिया। रऊफ अजहर 1999 इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज IC-814 की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड है, जिसके जरिए उसने अपने भाई आतंकी मसूद अजहर को जेल से छुड़वाया। कई आतंकी हमलों के अलावा जैश 2001 के भारतीय संसद और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले का जिम्मेदार है। सरकार में सूत्रों के मुताबिक चीन के अलावा बाकी सभी 14 देश भारत अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में थे। जून में भी चीन ने पाक में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के एक और आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित करने के भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर होल्ड लगा दिया था। दोनों आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अमेरिका ने दोनों के खिलाफ अपने कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण सैंक्शंस कमेटी को अपनी भूमिका नहीं निभाने दी जा रही है। इसके ठीक एक दिन पहले भारत ने आतंक पर चीन और पाकिस्तान दोनों के दोहरे रवैये पर UNSC की बैठक में सवाल उठाया था। प्रतिबंध लगाने की गुजारिश पर बिना किसी औचित्य के उन्हें ठंडे बस्ते में रखने के चलन को बंद करना होगा। ये बहुत ही खेद की बात है कि दुनिया के सबसे बदनाम आतंकियों से संबंधित सच्चे और तथ्यों पर आधारित निवेदनों के प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में रखा जा रहा है। दोहरे मापदंड और लगातार राजनीतिकरण से पाबंदी लगाने की व्यवस्था की साख को बिल्कुल गिरा दिया है। टेक्निकल होल्ड 6 महीने तक वैध रहता है। UNSC सैंक्शंस कमेटी 1267 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित होने पर संपत्ति फ्रीज, ट्रैवल बैन और हथियार एम्बार्गो लग जाता है। पिछली बार मई 2019 में भारत को मसूद अजहर को इस कमेटी से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित करवाने में कामयाबी मिली थी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। और अब आइए आपको बॉबी कटारिया नाम के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का वीडियो दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो प्लेन के अंदर सीट पर लेटकर सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग ट्विटर पर सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है और इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। स्पाइस जेट ने इस मामले पर कहा है कि जनवरी 2022 में मामला सामने आने के बाद हमने गुरुग्राम में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। और ईडी के बाद अब आयकर विभाग भी एक्शन में आ चुका है। महाराष्ट्र के जालना से आपको खबर दिखाते हैं, जहां आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां पर छापे मारे हैं, जिनमें 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। आयकर विभाग ने छापे में 56 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती के गहने और कई प्रॉपर्टी के कागजात सीज किए हैं। इस छापे में राज्य आयकर विभाग के 260 कर्मचारी लगे थे और सिर्फ बरामद नोट को गिनने में 13 घंटे का वक्त लगा। बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के जामनगर में एक होटल में भीषण आग लगी। आग की चपेट में होटल के 18 कमरे आए। जामनगर एसपी के मुताबिक कई लोगों को बचाया गया है। आग में झुलसे कुछ लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा होटल आग की चपेट में किस तरह से आया। होटल के बाहर खड़ी गाड़ी में भी आग लग गई। बंद करी नहीं कीजिए। खोटा वीडियो लई गाड़ी में। 18 रूम के अंदर टोटल 27 है वो लोग फंसे हुए थे, तो तुरंत है वो सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। किसी को किसी प्रकार की चोट या कुछ है नहीं, सामान्यतः सभी वेरीफाई हो गए और 3 लोगों को हॉस्पिटल भेजा है। वो नॉर्मली घबरा गए थे और उनको भी किसी प्रकार का जलने की या ऐसा कोई घटना नहीं है और अभी आग है वो काबू के अंदर है। और 4 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर लाल सिंह चड्ढा के साथ लौटे हैं आमिर खान। कैसी है फिल्म बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और बॉक्स ऑफिस पर आज बड़ी टक्कर हुई है। 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। आमिर खान बड़े पर्दे पर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद लाल सिंह चड्ढा के साथ लौटे हैं। कैसी है फिल्म बता रहे हैं प्रशांत सिसोदिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करूंगा इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की फिल्म है और आमिर खान करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। लंबा वीकेंड है, रक्षाबंधन की छुट्टी और 15 अगस्त की छुट्टी। तो फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म में कौन कौन है। इस फिल्म में है आमिर खान, करीना कपूर, नाग चैतन्या और मोना सिंह। फिल्म को लिखा है अतुल कुलकर्णी ने और ये फिल्म फॉरेस्ट गंप जो हॉलीवुड फिल्म थी उसका आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल एडेप्टेशन है और बड़ी खूबसूरती के साथ अतुल कुलकर्णी ने जो इसको भारतीय रूपांतर इसका किया है वो काबिल तारीफ है। अब मैं बात करूँ फिल्म के निर्देशन की, तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अद्वैत चंदन और संगीत दिया है प्रीतम ने। अब सीधा आते हैं फिल्म की खामियों और खूबियों में, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियां। इस फिल्म की नंबर 1 खामी ये है कि फिल्म में जो नरेशन है, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी हद तक जो है वो वॉइस ओवर के ज़रिए चलती है, जो जिसमें आमिर अपनी स्टोरी यानी कि लाल सिंह चड्ढा अपनी कहानी बता रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद ये जो वॉइस ओवर है वो आपको खटकने लगता है। दूसरी चीज़ ये कि फिल्म उन लोगों को जो मसालेदार सिनेमा देखने के आदी हैं उनको थोड़ी सी खिंची हुई, लंबी और धीमी लग सकती है, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी ठहराव वाली फिल्म है और उस तरह की फिल्म नहीं है जिस तरह का सिनेमा आजकल फास्ट पेस सिनेमा चल रहा है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा ये कि बहुत से लोग आमिर खान के किरदार को लेकर बात कर रहे थे कि ये पीके से मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ आमिर का जो किरदार जो मैनरिज्म अपनाता है वो मैनरिज्म कहीं कहीं सहज नहीं लगते हैं। बस ये है फिल्म की खामियां। अब बात करूँगा फिल्म की खूबियों की। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि फिल्म की जो लिखाई है जो अतुल कुलकर्णी ने की है वो कमाल की है, क्योंकि किसी भी हॉलीवुड फिल्म को और यहाँ की घटनाओं से जोड़ के बुनते हुए कहानी कहना बहुत मुश्किल काम था, जो अतुल ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। अभिनय की बात करूँ तो मोना सिंह ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। आमिर खान को भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने काबिल तारीफ काम किया, क्योंकि अपने फिजिकलिटी यानी अपने बॉडी पे काम करने से लेके और अभिनय तक उन्होंने बहुत जगह आपके दिल को झकझोरा है और आपकी आंखें नम हुई हैं
सिवाय कहीं कहीं, जैसा मैं बोल रहा था कि कहीं कहीं असहज लगते हैं वो। उसके अलावा करीना का अच्छा काम है और जो फिल्म के गाने हैं वो कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये फिल्म इशारों इशारों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाती है कि आप जाके सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी घर जाके भी ये फिल्म के बारे में सोचते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि जो पड़ोसी देश हैं या फिर दुनिया है उसके बारे में ये फिल्म ऐसी बातें कह जाती है जिनको आप घर जाके सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और आप एक हैंगओवर के साथ कुछ वक्त इस फिल्म के साथ बिताते हैं। तो मेरी तरफ से जाइए, फिल्म देखिए। इस फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के CST से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।